हेलो गाइस, तो हम कर रहे हैं रूल 88 बी और 88 डी के अमेंडमेंट्स। और ये अमेंडमेंट का लास्ट वीडियो है। तो जितने ही बच्चे जिन्होंने अमेंडमेंट्स अभी तक देख लिए हैं, बरकरार रहिए, क्योंकि अगले 15 मिनट के अंदर आपके सारे अमेंडमेंट खत्म हो जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, अमेंडमेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट तो होते ही होते हैं, साथ में ये वाला अमेंडमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों। एक है 88 बी को लेके अमेंडमेंट, और एक है 88 डी का एक नया क्लॉज आया है वो। अब ये दोनों क्लॉजेस क्या हैं, हम इसके बारे में डिस्कशन चालू करते हैं। ये पीडीएफ वही है, आईसीआई का 34 पेजेस का पीडीएफ, जहाँ से हम लोगों ने डिस्कशन स्टार्ट कर रखा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस अमेंडमेंट, पेमेंट ऑफ टैक्सेस के अंदर क्या खास अमेंडमेंट है, सब लोग सुनना ध्यान से। इंटरेस्ट ऑन आईटीसी रिवर्सल को लेके इन्होंने कुछ क्लैरिफिकेशन दिया है। मैं आपको बताता हूँ क्लैरिफिकेशन क्या बोलता है। हमने ये चीज़ तो पढ़ी थी कि अगर आईटीसी आप यूज़ नहीं करते हो तो आपके ऊपर ब्याज नहीं लगेगा। ये तो हम लोगों ने पढ़ा था। आईटीसी यूटिलाइज करने पे ही इंटरेस्ट लगता है। आईटीसी सिर्फ क्लेम कर लेता हूं तो आपको जब रिवर्सल होता है तब इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं होती। ये तो हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था। अब हम इसके अंदर एक और क्लॉज ऐड करने वाले, और वो क्लॉज ये है कि अगर मान लीजिए आपने आईजीएसटी की आईटीसी क्लेम करी, और आपने जब आईजीएसटी की आईटीसी गलत क्लेम कर ली, फॉर एग्जाम्पल 10,000 की, उसके बाद से लेके जब तक आप रिवर्सल कर रहे हो तब तक आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बैलेंस रखा हुआ है 10,000 का, जितने की आपने गलत क्लेम कर रखी है वो। मतलब आपने ये माना जाएगा कि वो आईटीसी आपने जो गलत क्लेम करी वो आपने यूज ही नहीं करी, तो ऑफकोर्स आपके ऊपर कोई इंटरेस्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। पर सर क्या होगा अगर आईजीएसटी की आईटीसी क्लेम कर ली, और आईजीएसटी की गलत आईटीसी जो क्लेम करी वो कहीं और यूज हो गई, पर मेरे पास सीजीएसटी और एसजीएसटी का बैलेंस फिर भी आईटीसी लेजर के अंदर इतना पड़ा हुआ है कि वो उस एक्सेस उस गलत आईटीसी से ज्यादा है। मतलब मैंने 10,000 रुपए की आईजीएसटी की आईटीसी क्लेम कर ली, अगर मैं आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी का कंबाइंड बैलेंस देखूं, तो जब से मैंने यूज किया था, जब से मैंने मतलब क्लेम की थी, और जब मैं वापस को रिवर्स कर रहा हूं, इस बीच में कभी भी उससे उस 10,000 रुपए से कम बैलेंस नहीं हुआ है। किसका मिला के? तीनों का मिला के, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, तीनों का मिला के नहीं हुआ है। तो भी सरकार बोलती कि हम आपसे ब्याज नहीं लेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आईजीएसटी का आईटीसी तो सीजीएसटी, एसजीएसटी से भी सेट ऑफ हो जाता है। तो अगर आपके पास में आईजीएसटी की ही आईटीसी नहीं, सीजीएसटी और एसजीएसटी की आईटीसी भी रखी हुई है, तो वो बैलेंस भी काम आएगा टू कैलकुलेट कि आपका आईटीसी का बैलेंस कहीं आपके गलत आईटीसी के बैलेंस से कम तो नहीं हो रहा है। तो अगर 10,000 की आईटीसी आपने रॉन्गली अवेल करी है, तो तीनों का मिला के अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस 10,000 से कम नहीं होता है, तो हम आपके ऊपर कोई ब्याज नहीं लगाएंगे। इसमें एक और खास बात यह है कि मान लो अगर बैलेंस कम हो भी जाए, फॉर एग्जाम्पल मैंने 10,000 का आईजीएसटी का बैलेंस लिया, गलत क्लेम कर ली अप्रैल महीने में। अप्रैल में तो मेरे पास एज इट इज 10,000 का बैलेंस था, मैंने कहीं यूज नहीं किया। मेरे पास मई मंथ के 20 मई को जो रिटर्न भरा उसमें मैंने आईजीएसटी 50% मतलब 5,000 रुपए यूज कर ली, और अब मेरे पास टोटल इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर 5,000 रुपए की आईटीसी का बैलेंस पड़ा है। तो जो 5,000 रुपए का आपने यूटिलाइज कर लिया है वो आईटीसी ना, जो रॉन्गली अवेल किया था, उसके ऊपर मई मंथ से ब्याज लगना चालू होगा, जिस दिन से आपने यूज किया है। तो जिस दिन भी बैलेंस नीचे जाएगा आपके गलत क्लेम से, आपका लेजर का बैलेंस, उस अमाउंट पे उस डेट से आपको इंटरेस्ट लगना चालू होगा, जब तक आप वापस उसको रिवर्स नहीं कर देते। दिस इज द एग्जैक्ट क्लॉज जो इस पूरे क्लैरिफिकेशन के अंदर उन्होंने दिया है। एक बार मैं चाहूं तो आपको पढ़ा देता हूं क्या लिखा हुआ है। Whether in cases of wrong availment of IGST credit by a registered person and reversal thereof for the calculation of interest under Rule 88B, whether the balance of ITC available in electronic credit ledger under the head IGST only need to be considered, or the total ITC available in the electronic credit ledger under the head of IGST, CGST and SGST taken together has to be considered. क्या हमें सिर्फ आईजीएसटी का बैलेंस देखना है कि हमें तीनों का बैलेंस देखना है? ऑफ कोर्स आंसर तो मैंने दे ही दिया है, पर यही बात यहाँ पे भी लिखी हुई है। Thus, in case where IGST credit have been wrongly availed and subsequently reversed on certain date, there will not be any interest liability under section 50 subsection 3 if during the time period starting from such availment up to such reversal the balance of ITC in the electronic credit ledger under the all three heads taken together have never fallen below the wrong availment ITC. अगर आपका तीनों का बैलेंस मिला के अगर आपकी गलत आईटीसी के बैलेंस, गलत आईटीसी जो आपने क्लेम करी उससे कम नहीं हुआ है, तो आपके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, इवन इफ आईजीएसटी का इंडिविजुअली बैलेंस कम हो गया हो। मतलब 1 to 1 ये नहीं देखना है कि जो रॉन्गली आपने अवेल आईजीएसटी करी थी वो अगर कहीं यूज कर ली तो नहीं। अगर आपने कोई और पढ़ी भी है तो आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट लागू नहीं होगा। इवन इन्होंने एक और लाइन लिखी है,
अगर बैलेंस ऑफ आईटीसी तीनों हेड का मिला के गिरता है, नीचे जाता है और आपके रॉन्ग अवेलमेंट से भी कम हो जाता है, तो जितना यूटिलाइज किया है उसमें से आपने, मतलब जितना डिफरेंस है, फॉर एग्जाम्पल आपने 10,000 की गलत आईटीसी क्लेम करी और आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस 7,000 ही हो गया, तो जो 3,000 का डिफरेंस है आपको उसी के ऊपर 18% की रेट से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। पूरे बैलेंस पे नहीं करना है, जितना बैलेंस कम हुआ है उतने बैलेंस पे ही आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, वो भी जिस दिन से कम हुआ है वहां से उसके ऊपर इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा। पर ध्यान रखना, जब हम आईजीएसटी के रॉन्ग अवेलमेंट के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे तो हम जीएसटी कंपनसेशन सेस के रखे हुए आईटीसी को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जीएसटी कंपनसेशन सेस का आईटीसी सिर्फ जीएसटी कंपनसेशन सेस में यूज होता है, आप उसको आईजीएसटी, सीजीएसटी या एसजीएसटी में यूज नहीं कर सकते। तो हम सिर्फ 3 अकाउंट के आईटीसी को चेक करेंगे, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। अगर तीनों का मिला के बैलेंस आपका डाउन जाता है आपके रॉन्ग अवेलमेंट से, तो ही आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। तीनों का मिला के अगर बैलेंस ज्यादा है तो आपके ऊपर कोई इंटरेस्ट लागू नहीं होगा। ये क्लॉज आया है पेमेंट ऑफ टैक्सेस के अंदर, और ये एक्चुअली रूल 88B का क्लैरिफिकेशन है। रूल 88B यही बोलता है कि इंटरेस्ट विल बी एप्लीकेबल ओनली व्हेन आईटीसी हैज बीन अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड। तो यूटिलाइज्ड में ध्यान रखना है, बैलेंस कैसे मैच करना है उसको लेके इन्होंने ये पेमेंट ऑफ टैक्सेस में एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट डाला है। चलिए गाइज, अगला जो अमेंडमेंट है ना, दैट नेक्स्ट अमेंडमेंट इज इन रिटर्न्स। और इसके अंदर अमेंडमेंट क्या है मैं आपको बता दूं। अमेंडमेंट ये है कि हम लोगों ने सबसे पहले एक क्लॉज पढ़ा था, और वो क्लॉज था जीएसटीआर 3B और 2B में मिसमैच का, कि अगर 3B के अंदर आपने आईटीसी ज़्यादा क्लेम कर ली है जबकि 2B में आपको आईटीसी उतनी दिख नहीं रही है, तो ऑफकोर्स डिपार्टमेंट कुछ एक्शन तो लेगा। उसको लेके उन्होंने एक नया रूल इंट्रोड्यूस किया है कि एग्जैक्टली वो क्या फ्रेमवर्क के अंदर काम करेंगे। उस रूल को बोलते हैं रूल 88D। ये नया रूल है, और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूं, जितनी बार कोई नया रूल आया है, चाहे वो 86A आया हो, 86B आया हो, 86C आया हो या 88D आया हो, 88D अब आया है, इन तीनों रूल्स के ऊपर अभी तक हर बार एग्जाम में 5-5 नंबर का क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। मतलब अमेंडमेंट आते ही वो एग्जाम में डाल देते हैं। तो हो सकता है रूल 88D जो नया रूल इंट्रोड्यूस हुआ है, या रूल 88B जिसमें हमने भी चेंजेस पढ़े हैं, हो सकता है ये एग्जाम के अंदर उठा के आपसे पूछ लिया जाए थ्योरेटिकल क्वेश्चन में कि रूल 88D के बारे में आप हमें बताइए। कई बच्चे क्या होते हैं, अमेंडमेंट्स नहीं पढ़ते हैं, पुराने बच्चे होते हैं, तो एग्जामिनर उनके साथ एक खिलवाड़ करता है, वो अमेंडमेंट्स बहुत सारे पूछ लेता है, तो इसलिए अमेंडमेंट बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो एक रूल 88D और है, अब मैं बता दूं इस 88D के अंदर क्या खास बात है। 88D यही बोलता है कि अगर आपने 3B और 2A में मिसमैच आ रहा है बाय ए सर्टेन परसेंटेज और बाय ए सर्टेन अमाउंट, कई बार क्या होता है बहुत छोटा मोटा मिसमैच होता है तो डिपार्टमेंट उसके लिए कोई एक्शन नहीं लेता है, लेकिन मान लीजिए बड़े अमाउंट से, सर्टेन मतलब प्रिस्क्राइब्ड, अब वो प्रिस्क्राइब्ड अपने को रूल 88D में नहीं दिया, मतलब रूल भी प्रिस्क्राइब नहीं कर रहा है, रूल के भी आगे अब वो रेगुलेशन के अंदर या डिपार्टमेंट इस पर सर्कुलर निकालेगा कि व्हाट इज द प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट। पर रूल 88D बोलता है कि जो भी प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट से ज्यादा का एक्सेस आईटीसी अगर आपने जीएसटीआर 3B में क्लेम किया है, तो ये सिस्टम जो है जीएसटी पोर्टल वो आपको ऑटोमेटिकली एक इंटीमेशन ऑर्डर भेजेगा, एक नोटिस भेजेगा, एक इंटीमेशन ऑर्डर भेजेगा कि आपका 3B का आईटीसी आपके 2B के आईटीसी से ज्यादा हो रहा है। और अगर वो नोटिस आपको आ गया तो आपको विद इन 7 डेज आपको या तो वो डिफरेंस अमाउंट जो आपने ज्यादा क्लेम कर लिया है उसको पे करो, या फिर आप उनको रिप्लाई करो कि भैया क्यों, तुम्हारा क्या रीजन रहा है जिस कारण तुम्हारा एक्सेस आईटीसी जो है वो ज्यादा है, क्या पिछले महीने कोई आईटीसी रह गई थी, या कोई पिछले साल की आईटीसी जो आप क्लेम कर रहे हो, व्हाट एवर इज द रीजन, वो रीजन आपको उनको प्रॉपरली सेटिस्फैक्टरी रीजन देना पड़ेगा। कितने दिन के अंदर, वो सिस्टम जनरेटेड इंटीमेशन आने के 7 डेज के अंदर। मतलब इसमें ऑफिसर का कोई रोल नहीं है, सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको एक इंटीमेशन भेज देगा, मतलब ऑफिसर की तरफ से नोटिस नहीं आएगा, सिस्टम सीधे बोल देगा कि आपका जीएसटीआर 2B का आईटीसी जो है वो आपके जीएसटीआर 3B के आईटीसी से बहुत कम है, और 3B में आपने एक्सेस आईटीसी क्लेम करी है। सिस्टम ऑटोमेटिकली एक इंफॉर्मेशन जनरेट करेगा, एक इंटीमेशन देगा, और उस इंटीमेशन के केस में आपको 7 दिन के अंदर रिप्लाई भी देना है। अगर आपको लगता है कि आपने जो किया है वो सही है तो आपको एक एक्सप्लेनेटरी रिप्लाई देना है, या फिर टैक्स पे करना है एक फॉर्म के अंदर, मतलब ऑफकोर्स इसका भी एक फॉर्म भरना पड़ेगा। उन्होंने क्या लिखा, पे एन अमाउंट इक्वल टू द एक्सेस आईटीसी अवेल्ड इन द सेड फॉर्म along with the interest payable through prescribed form। मतलब डिपार्टमेंट इसका भी एक फॉर्म निकालेगा, एक अलग फॉर्म भर के आपको उसका टैक्स भी भरना पड़ेगा, और
साथ में इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है नहीं मैंने जेन्युइनली सही आईटीसी ली है, तो आप रीजन बताइए कि आपकी आईटीसी 2B से 3B में ज्यादा क्यों आ रही है। और आप रीजन में ये नहीं लिख सकते कि सामने वाले ने अपलोड नहीं किया है, ये रीजन नहीं बन सकता, क्योंकि डिपार्टमेंट तो यही बोल रहा है कि जब तक सामने वाला आपको जीएसटीआर 1 में अपलोड ना कर दे आप 2B 3B में आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। तो अगर आप ये रीजन लिखोगे तो उसको वैलिड नहीं मानेंगे। रीजन मे बी समथिंग डिफरेंट, कि सर पिछले महीने रह गई थी, पिछले साल की कोई आईटीसी जो रह गई थी, वो रीजन बनता है, लेकिन ये रीजन नहीं बनता कि सामने वाले ने बिल अपलोड नहीं किया। आपको सामने वाले ये इंश्योर करना पड़ेगा कि 2B में आपका आईटीसी आए, तभी आप 3B में क्लेम करो। कितने दिन में रिप्लाई करना है? 7 डेज के अंदर। और इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आपने 7 डेज में रिप्लाई नहीं किया या फिर 7 डेज में आपने वो टैक्स जो डिफरेंस था या जो आईटीसी का डिफरेंस था वो विद इंटरेस्ट नहीं पे किया, तो इस केस में आपका पोर्टल आपको मतलब ऑफिसर जो है वो आपको डिमांड नोटिस दे देगा। मतलब इंटीमेशन तो पोर्टल ने दिया था, पर पोर्टल ऑफिसर को इंटीमेशन भेजेगा कि 7 दिन में नहीं आया इसका टैक्स और रिप्लाई। तो अब ऑफिसर इस केस में आपके ऊपर सेक्शन 73 और 74 की डिमांड नोटिस निकाल देगा। मतलब टैक्स इवेजन का केस बन जाएगा और आपसे जो भी टैक्स शॉर्ट पेड है या जो भी आपने टैक्स आईटीसी ज्यादा क्लेम करी है वो वसूल ली जाएगी विद ब्याज, विद पेनल्टी। तो चुपचाप 7 दिन के अंदर भर दो, अदरवाइज पेनल्टी भी लग जाएगी, क्योंकि 73 74 पे तो पेनल्टी भी अट्रैक्ट होती है। तो इसलिए ये चीज आप ध्यान रखना कि ये 88D के अंदर उन्होंने पूरा का पूरा रूल प्रिस्क्राइब किया है। एक बार मैं आपको पढ़ा देता हूं क्या रूल है। एक्चुअली काम की बात यहां से चालू होती है। Where the amount of ITC availed by the registered person in a return for a tax period furnishing by in GSTR 3B exceeds the ITC available in 2B, तो अब इस केस में होगा क्या, ज्यादा ले लिया है ITC, देन द कॉमन पोर्टल, हमारा जो जीएसटी पोर्टल है वो एक इंटीमेशन देगा प्रिस्क्राइब फॉर्म में, और वो कॉपी ऑफ इंटीमेशन आपको ईमेल एड्रेस पे भी मिलेगी। और इस पे क्या करना है आपको, इंटीमेशन आने के 7 डेज के अंदर pay an equal amount equal to the excess of ITC in the form with interest through prescribed form or explain the difference. अब जैसे intimation आ गया, the person will pay an amount within proper form and furnish a reply within 7 days, and if he is not doing that then section 73 and 74 provision will be attracted and you have to pay not only the demand, you also have to pay interest and penalty. ये रूल है 88D। अब एग्जाम के अंदर सीधे उठ के आ सकता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कब अट्रैक्ट होता है। याद रखने के लिए तो बहुत ही आसान है, कुछ बेसिक चीजें जो आपको इसके अंदर याद रखनी है, बाकी रूल 88 आप आराम से लिख के आ सकते हो। अब इस 88D का एक इंपैक्ट और आएगा, और वो इंपैक्ट क्या है सुनना। अगर आपको इंटीमेशन आ गया कि भैया हमने ये आईटीसी गलत क्लेम कर ली और आपको पोर्टल ने इंटीमेशन दे दिया, अब अगर इंटीमेशन पेंडिंग है और आपने अभी तक पेमेंट नहीं किया और अभी तक आपने रिप्लाई भी सबमिट नहीं किया है, जब तक आप वो पेमेंट या रिप्लाई सबमिट नहीं कर देते, आप नेक्स्ट मंथ का जीएसटीआर 1 या आईएफएफ फैसिलिटी का यूज नहीं कर पाओगे। मतलब जब तक आप उस आईटीसी के एक्सेस क्लेम को पे नहीं कर देते या इंटीमेशन का रिप्लाई नहीं सबमिट हो जाता और उस समस्या का समाधान नहीं हो जाता ना, वो पोर्टल आपको बेसिकली जीएसटीआर 1 और आईएफएफ फैसिलिटी भरने ही नहीं देगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जीएसटीआर 1 और आईएफएफ आपका ब्लॉक हो जाएगा अगर आपने ये 88D के इंटीमेशन का टाइम पे रिप्लाई नहीं किया या फिर आपने अभी तक वो टैक्स नहीं भरा है। तो जब तक ये प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है आप जीएसटीआर 1 और आईएफएफ नहीं भर सकते। हमने एक क्लॉज और ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जीएसटीआर 1 और आईएफएफ तब भी नहीं भर सकते जब प्रीवियस मंथ का रिटर्न पेंडिंग हो। तो अब 2 क्लॉज आ गए, प्रीवियस मंथ का रिटर्न पेंडिंग है तो भी आप जीएसटीआर 1 या आईएफएफ नहीं भर सकते। अगर आपके ऊपर इंटीमेशन आई है और इंटीमेशन का आपने रिप्लाई सबमिट नहीं किया तो भी आप जीएसटीआर 1 और आईएफएफ नहीं भर सकते। और एक क्लॉज और इंट्रोड्यूस हो गया है, अगर आपने रूल 10A का कॉन्ट्रवेंशन किया है। सर रूल 10A क्या है, हमने अभी ऊपर पढ़ा, एक पर्सन को नया रजिस्ट्रेशन लेने के 30 दिन या अपना पहला जीएसटीआर 1 भरने से पहले बैंक अकाउंट फर्निश करनी पड़ती है। बिना बैंक अकाउंट फर्निश किए आपको जीएसटीआर 1 या आईएफएफ फैसिलिटी आपकी ब्लॉक हो जाएगी। तो रूल 10A का कॉन्ट्रवेंशन पे एक इफेक्ट और आएगा। एक तो हमने ऊपर पढ़ा अमेंडमेंट के अंदर कि एक पर्सन को बैंक अकाउंट कितने टाइम में फर्निश करना है, इन डिटेल रजिस्ट्रेशन ग्रांट होने के 30 डेज या पहला जीएसटीआर 1 जब भी वो भर रहा है इसके पहले। अब अगर उसने जीएसटीआर 1 भरना है तो पहले बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन डाल, अगर वो बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन नहीं डालेगा तो वो जीएसटीआर 1 और आईएफएफ नहीं भर पाएगा। ये एक और क्लॉज है जो यहाँ पे उन्होंने रिटर्न्स के अंदर डाल दिया है। तो एक तो रूल 88D इंट्रोड्यूस किया और रूल 88D के कॉन्ट्रवेंशन होने पे या इंटीमेशन आने पे
आपका GSTR1 भी ब्लॉक हो जाएगा और बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन सबमिट ना करने पे भी आपका GSTR1 ब्लॉक हो जाएगा। ये थे रिटर्न्स के अमेंडमेंट और इसके साथ आपके रिटर्न सारे अमेंडमेंट्स होते हैं कंप्लीट। बहुत सारे अमेंडमेंट्स तो मैंने आपको कॉपी में ही प्लस माइनस करवा दिए, तो वो तो आप रिविजन करोगे अपने आप क्लियर हो जाएगा। कुछ ही नई चीज़ें आपको लिखवाई है, उसमें एक आता है 88B और 88D, तो इसके साथ ही आपके अमेंडमेंट्स हो जाते हैं खत्म। थैंक यू सो मच, एंजॉय, गुड डे, बाय बाय गाइस, थैंक यू।